आभार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैंने तो आपको सर्वप्रथम पढ़ाया यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, उनके बारे में पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि भारत की राजनीतिक दशा का फ़ायदा उठाने का प्रयास अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने किया और इस फ़ायदा उठाने के क्रम में अंततः सफल हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों को पराजित करने के क्रम में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। और अंग्रेज सफल होने के बाद क्या किए, ब्रिटिश विस्तार किए या ब्रिटिश विजय किए, भारत में साम्राज्य विस्तार किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने मुख्यतः बंगाल को, मैसूर को, आंग्ल मराठा को, वेलेजली की सहायक नंदी, डलहौजी की हड़प नीति, आंग्ल सिख युद्ध, अफगान, नेपाल, बर्मा इत्यादि सभी क्षेत्रों को क्या किया, विजित किया। और विजित करने के बाद अब उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियाँ बनाई, है ना भाई। शक्ति के रूप में उभरते गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, शासन करने के लिए नीतियां बनाते गए। तो अब अपने को पढ़ना है मुख्यतः जो हमारा टॉपिक है ब्रिटिश नीति। अब ब्रिटिश नीति के अंतर्गत अपने को उनकी आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति और शिक्षा की नीति, इन तीनों पर बात करना है, ठीक है। आर्थिक नीति में देखा जाए तो भू राजस्व व्यवस्था, कृषि, उद्योग, परिवहन और क्या, धन का दोहन। प्रशासनिक में सिविल सेवा के संदर्भ में पढ़ेंगे, पुलिस, कानून, न्याय व्यवस्था और साथ में क्या, शिक्षा नीति। चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर भू राजस्व नीति सर्वप्रथम हमारा टॉपिक है भू राजस्व। अब भू राजस्व नीति के अंतर्गत अपने को सर्वप्रथम पृष्ठभूमि पढ़ना है। इसके बाद ये जो भू राजस्व नीति थी ये 3 प्रकार की थी। कौन कौन सा था, एक को बोला गया था स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, दूसरे को बोला गया रैयतवाड़ी और एक को बोला गया महलवाड़ी। तो ये 3 भू राजस्व नीति है और साथ में उनका पृष्ठभूमि, इतने को अपन समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं इन दोनों को कवर करूंगा। लंबा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ 20 से 25 मिनट का, है ना। उसके बाद हम लोग रैयतवाड़ी और महलवाड़ी और साथ में इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव। और प्रभाव देखो, अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो प्रभाव के अंतर्गत ना अपने को मेजरली 3 को देखना है। एक सरकार पर, दूसरा अपन देखेंगे किस पर, जमींदारों पर। सभी में नहीं रहेगा लेकिन जमींदार, सरकार तीनों में रहेगी, जमींदार केवल इसमें रहेंगे। और एक अपन देखेंगे किसानों पर, ठीक है। तो किसानों के प्रभाव को ना मैं अलग से पढ़ाऊंगा, किसानों के प्रभाव को अलग से देखेंगे और सरकार को और जो इससे संबंधित है, जैसे इसमें जमींदार संबंधित है तो उनको साथ में देखेंगे। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा उसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि किसानों का प्रभाव ही है कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है। कृषि का वाणिज्यीकरण और कृषि का वाणिज्यीकरण के अंतर्गत ही फिर हम लोग उद्योग में विऔद्योगिकरण पढ़ेंगे, तो संबंधित है एक दूसरे से। इसलिए हम लोग किसान के प्रभाव को अलग से देखेंगे और साथ में ये जो है क्या बोलते हैं, सरकार और जमींदार, इनको साथ में लेते चलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि क्या रहा है, तो पृष्ठभूमि अगर देखा जाए इनका भू राजस्व का पृष्ठभूमि, तो हमने देखा है सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1757 में इनको जो मिलता है, कौन सा मिलता है, 24 परगना का क्षेत्र। हमने देखा है कि 24 परगना का क्षेत्र इनको मिलता है 1757 में, जब प्लासी की युद्ध होती है, ठीक है जी। प्लासी के युद्ध के बाद हमने देखा कि जब इसको बनाया जाता है क्या, 1763, जब मीर जाफर को बनाया जाता है क्या, ये शासक, तब वो प्रदान करता है इसको वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इतना चीज मिलता है इसको, ठीक है जी। और इसके बाद हमने देखा कि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होगी, इस संधि के तहत इनको प्राप्त होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दिवाली अधिकार। बंगाल, बिहार और
उड़ीसा का दीवानी अधिकार। इस बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो प्राप्त हुआ, इसके लिए उपदीवान नियुक्त किया गया था। क्या? उपदीवान। और ये जो उपदीवान होते थे, इसमें थे आपका रजा खां बंगाल के लिए, पहले भी मैं बताया हूँ इसको। दूसरा बिहार के लिए कौन था? शताब राय। शताब राय। और इसके लिए कौन था? राय दुर्लभ। ठीक है, चलो। इन्होंने क्या किया था? 1780 में 1780 और 1770, तो 1770 में इन्हें क्या किया? इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा क्या थी? इजारेदारी प्रथा क्या थी? तो इजारेदारी प्रथा का मतलब भू राजस्व की वसूली के लिए क्या किया जाता था? ठेका दिया जाता था भूमि को। भूमि को ठेके में दे दिया जाता था, मतलब बोली लगाया जाता था, और उस बोली में जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको ठेके में दे दिया जाता था। क्या? भू राजस्व वसूली के लिए। तो इसी को क्या बोला गया? इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा क्या था? भू राजस्व वसूली के लिए, भू राजस्व वसूली के लिए, वसूली के लिए भूमि को ठेके में देना। भूमि को ठेके में देना, है ना। मतलब बोली लगाया, कोई बोल दिया कि भाई इतने क्षेत्र का मैं इतना राजस्व दूंगा, तो ठीक है, उसको सौंप दिया, चलो तुम इतना राजस्व हमको दोगे, वसूली कितना करोगे तुम जानो करके। तो इसी को बोला गया इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई? 1770 में। और 1770 में ये इजारेदारी प्रथा शुरुआत हुई, और 1770 के में क्या किया गया? 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए भूमि को ठेके पर दिया गया। भूमि को ठेके पर दिया गया। ठीक है जी। और इसके बाद क्या किया गया? 1776 में क्या किया गया? 1 वर्ष के लिए प्रदान किया जाने लगा। 1 वर्ष के लिए भूमि को ठेके में प्रदान किया जाने लगा। ठेके में प्रदान किया जाने लगा। बात समझ रहे हो आपको? मतलब ये जो इजारेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, इस इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत स्टार्टिंग में 5 वर्षों के लिए दिया गया 70 में। इस 5 वर्षों के लिए जो दिया गया था, इसको ना पंचसल्ला बोला गया था। क्या? पंचसल्ला। मतलब क्या? 5 सालों के लिए ठेका में दे देना भूमि राजस्व वसूली के लिए। लेकिन 1776 में क्या किया गया? इस पंचसल्ला वाले कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया। 5 वर्ष के लिए ना देकर कितने वर्षों के लिए दिया जाने लगा? 1 वर्षों के लिए, जिसको क्या बोला गया? इस 1 वर्ष के कॉन्सेप्ट को बोला गया एक सल्ला। और ये कॉन्सेप्ट इजारेदारी प्रथा का, या भूमि को ठेके में देने की प्रथा चलती रही 1790 तक। कब तक? 1790 तक। 1790 में क्या किया? कार्नवालिस ने इसको क्या कर दिया? कार्नवालिस ने 10 वर्षों के लिए क्या किया? 10 वर्षों के लिए ठेका में दिया। ठेका में दिया। लेकिन इसी के बाद ये 10 वर्षों तक नहीं चला, और 1793 में क्या किया गया? 1793 में इसको कैंसिल करके, 10 वर्षों के लिए जो दिया था उसको कैंसिल करके स्थायी रूप से जमींदारों को, अब कौन आ गया? जमींदार। ठेकेदारी प्रथा समाप्त हुई और जमींदारों को राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया गया। जमींदारों को राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया गया। तो बात समझिएगा थोड़ा, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर। राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया गया किसको? जमींदारी को। तो ये जो 1793 में स्टार्ट हुई, यहाँ से ना ठेके वाले सिस्टम को समाप्त कर दिया गया।
इजारेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठेका वाला सिस्टम मीन्स क्या? इजारेदारी प्रथा। इस इजारेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया 93 में, और कार्नवालिस ने क्या कर दिया? स्थायी रूप से अब जमींदारों को देना। स्टार्टिंग में ये जो इजारेदारी प्रथा थी, याद रखिएगा, ये जो इजारेदारी प्रथा थी, इस प्रथा से ना जमींदारों को दूर रखा गया था, जमींदारों को नहीं दिया जा रहा था इजारेदारी प्रथा के तहत ठेका। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इजारेदारी प्रथा से जमींदारों को दूर रखा गया था, उनको ठेका नहीं दिया जाता था। लेकिन इसी चीज़ की शुरुआत कार्नवालिस ने 1793 में की कि इजारेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और स्थायी रूप से जमींदारों को प्रदान कर दिया क्या? राजस्व वसूली का अधिकार। यही है आपका स्थायी बंदोबस्त। इसको आप दूसरे वे में पढ़ेंगे अपन। तो मैं आपको क्या बताया अभी फिलहाल? पृष्ठभूमि बताया। अब पृष्ठभूमि के तहत अब आ रहा है क्या? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, इसको जमींदारी भी बोला गया। अब इसमें अपने को देखना क्या है? फैक्ट, तथ्य। ये क्या था? पूरा अवधारणा, कॉन्सेप्ट। क्यों लागू किया गया और साथ में इसका परिणाम। तो भाई यहाँ पर आपको क्या बोला? स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो परिणाम होगा, यहाँ पर सरकार है और कौन है? जमींदार है और कौन है? किसान है। तो अपन इस किसान को ना अलग से पढ़ेंगे, इस किसान को अलग से पढ़ेंगे। बच कौन जाएगा? परिणाम में सरकार और जमींदार, उनकी बात अपन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा तथ्य। बोला जाता है इस व्यवस्था को 1793 में कार्नवालिस के द्वारा चालू किया गया। किसने स्टार्ट किया था? कार्नवालिस ने। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्नवालिस का नाम आता है। ठीक है, आगे देखेंगे रैयतवाड़ी में तो वहाँ पर स्कॉपरिट का नाम आएगा, एलिफेस्टन का नाम आएगा, मुनरो का नाम आएगा, अलग अलग नाम आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ईयर याद रखना है, 1793 में किसने किया? कार्नवालिस ने इसको लागू किया। यह यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। तो याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक के या उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में क्या किया गया था? लागू किया गया था। यह कुल भूमि का, अंग्रेजों के पास जो भूमि थी उस कुल भूमि का 29% भूभाग था। कुल भूमि के, अंग्रेजों के अधीन कुल भूमि के ना, कुल भूमि के 19% क्षेत्र में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था 19% क्षेत्र में। तो ये कुछ फैक्ट है, आपको याद रखना है। वनडे में इससे क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है क्या? कि 1793 में कार्नवालिस ने इसको लागू किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था और यह संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कुल भूमि का कितना था? 19% था। अब आ रहा है अवधारणा। ठीक है, अवधारणा समझते हैं हम ये स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो मैं क्या बोला? अवधारणा। और इस अवधारणा में ना हमको 4 बातें को समझना है। पहला, समझौता एवं मालिकाना हक। समझौता एवं मालिकाना हक। दूसरा क्या है? शर्त। तीसरा क्या है? कर की दर। और चौथा क्या है? संकट के समय प्रावधान। यही 4 बातों से निकल के आएगा आपका जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, समझौता व मालिकाना हक, शर्त, कर की दर और साथ में क्या? संकट की स्थिति या संकट की परिस्थिति के समय क्या प्रावधान था। चलिए,
तो याद रखिएगा समझौता, तो बोला गया भू राजस्व की वसूली के लिए, भू राजस्व की वसूली के लिए, है ना, वसूली के लिए जमींदारों से समझौता किया गया, है ना। या इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहा हूं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, समझौता और मालिकाना हक, समझौता एवं मालिकाना हक। तो क्या बोला गया, ये जो समझौता था भू राजस्व वसूली के लिए, ये समझौता किससे किया गया, जमींदारों से किया गया। किससे किया गया, जमींदारों से किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा समझौता किससे किया, जमींदारों से। दूसरी तरफ मालिकाना हक, तो मालिकाना हक मीन्स किसका, भूमि का। तो भूमि का जो मालिकाना हक था, भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया। याद रखिएगा जमींदारों को ना प्रदान कर दिया गया भूमि का मालिकाना हक। ठीक है जी, जस्ट मिनट, सॉरी। तो क्या बोला जा रहा है, इस व्यवस्था में क्या किया गया, जमींदारों के साथ समझौता किया गया और उन्हीं को भूमि का मालिकाना हक सौंप दिया गया, है ना। ये क्षेत्र हमारा पूरा देखो, ये मिडिल और ये ईस्ट वाला, मतलब ये आपका जो पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला पूरा बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में ये लागू था, है ना। और इसी के कारण आज देखोगे सबसे ज़्यादा भूमिहीन और सीमांत किसान इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जमींदारी या मालगुजारी वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा इस क्षेत्र में आज भी दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष रूप से आज ही भरा पूरा है। गौटिया करके या बड़े बड़े जिनके पास भूमि है, ये इसी मतलब कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है और बाकी सब क्या है, भूमिहीन या सीमांत या लघु किसान है। क्यों, क्योंकि यही इसी क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा लागू की गई थी और जमींदारों को क्या कर दिया गया था, मालिकाना हक सौंप दिया गया था भूमि का। साथ में इनको क्या किया गया था, सार्वजनिक संपत्ति का भी मालिकाना हक सौंपा गया था, सार्वजनिक संपत्ति का भी मालिकाना हक क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। मालिकाना क्या कर दिया गया था, सौंपा गया। किसको सौंपा गया, जमींदारों को। और ये जमींदारी का जो पद था, जमींदारी का जो पद था, इसको वंशानुगत और हस्तांतरणीय बनाया गया। बता रहा हूं मैं, समझा रहा हूं। मतलब क्या बोला गया कि भाई इस व्यवस्था में जो समझौता किया गया जमींदारों के साथ किया गया, राजस्व वसूल के लिए बोल दिया कि भाई तुम्ही लोग की जिम्मेदारी है राजस्व वसूलना। इसके लिए क्या किया गया, उनको मालिकाना हक भी सौंप दिया गया कि समस्त भूमि का मालिक कौन हो, आप हो, किसानों से छीन लिया गया कि भूमि का मालिकाना हक। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया कि भूमि के मालिकाना हक के साथ साथ भाई ये जो सार्वजनिक संपत्ति है, कुआं है, तालाब है या बाकी जो खाली स्पेस है, जो चारागाह है, ये सभी का मालिकाना हक किसको है, तुम्हारे ही पास है, तू भी इसके मालिक हो। और साथ में क्या बोला गया, इनका जो पद था इसको हस्तांतरणीय और वंशानुगत दोनों बनाया गया। मतलब यदि तुम ठीक से काम करोगे तो जमींदारी तुम्हारी रहेगी, तुम्हारे पुत्र की होती जाएगी। अगर काम सही नहीं करोगे तो सो तुम्हारी जमींदारी छीन ली जाएगी, दूसरे को दे दी जाएगी, है ना। तो ये था क्या, समझौता एवं मालिकाना हक। दूसरा क्या बोला जा रहा है, शर्त। तो याद रखिएगा इस जमींदारों के साथ जो समझौता था ये था सशर्त, सशर्त समझौता था। सशर्त समझौता इन द सेंस क्या, इसके लिए ना 1794 में एक कानून बनाया गया जिसे बोला गया सूर्यास्त कानून। क्या बोला गया, सूर्यास्त कानून। और बोला गया कि एक निश्चित तिथि में, समझौते के तहत एक निश्चित तिथि में सूर्यास्त से पहले आपको क्या करना है, भू राजस्व को जमा करना है अंग्रेजों के पास। जमींदारों को शर्त रखा गया कि एक निश्चित तिथि में जो भी समझौता के तहत डिसाइड हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस समझौता के तहत क्या बोला गया, निर्धारित तिथि में
सूर्यास्त से पहले भू राजस्व जमा नहीं करने पर, भू राजस्व जमा नहीं करने पर जमींदारी छीन ली जाएगी। यही था सूर्यास्त कानून, छीन ली जाएगी। मतलब डिसाइड हो गया कि आपको फलाने महीने के फलाने दिन क्या करना है, भू राजस्व जमा करना है। और यदि आप उस फलाने दिन के सूर्यास्त से पहले भू राजस्व जमा नहीं कर पाए, जमींदारों को बोला गया तो बोला गया कि तुमसे तुम्हारी जमींदारी छीन लेंगे। फिर याद रखिएगा। तो ये क्या था, सशर्त था। तीसरा बोला जा रहा है कर की दर। कर की दर, तो कर की दर क्या था, तो कर की दर का निर्धारण, कर की दर का निर्धारण, तो कर की दर का निर्धारण अनुभव एवं मनमाने तरीके से किया गया। अनुभव एवं मनमाने ढंग से किया गया। एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं स्टार्टिंग में यहां पर लिखा हूं है ना, ये अवधारणा समझौता, मालिकाना हक और शर्त, और साथ में क्या, कर की दर और संकट का प्रावधान। इसी 4 पॉइंट में अपने को तीनों व्यवस्था को समझना है। भू राजस्व के तहत रैयतवाड़ी, महलवाड़ी को भी इसी के तहत समझेंगे कि उसमें भी समझौता क्या था, सशर्त था या नहीं, कर की दर कैसी थी और संकट का प्रावधान क्या था, सेम इसी पॉइंट पे। इसलिए आप इसको अभी से दिमाग में बैठा लो। तो मैं क्या बोला गया, कर की दर का निर्धारण अनुभव एवं मनमाने ढंग से किया गया। ठीक है, अनुभव एवं मनमाने ढंग से दर का निर्धारण किया गया, दर का निर्धारण किया गया। ठीक है, और बोला गया ये जो भी दर का निर्धारण किया गया था, जितना भी वसूली हो रहा है, जितना भी निर्धारित किया गया, तो बोला गया उस वसूली में या उस भू राजस्व में जितना भी निर्धारण किया गया था, तो इस निर्धारित भू राजस्व में, निर्धारित भू राजस्व का 10/11 भाग अंग्रेजों को देना है। किसको देना है, अंग्रेजों को। और 1/11 भाग किसको रखना है, जमींदारों को। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। मतलब मान लो कहीं बस किसी क्षेत्र में निर्धारण कर दिया कि आपको इस क्षेत्र से कितना देना है, 100 रुपया लगान वसूलना है, 100 रुपया यहाँ से वसूलना है, 100 रुपये निर्धारित किया गया। तो इस 100 रुपये में बोला गया कि इसको भाई 11 भाग में डिवाइड कर दो, तो 9 पॉइंट समथिंग रुपीस हो रहा है, 9 पॉइंट सम पैसे हो रहा है ना, 9 पॉइंट समथिंग रुपीस हो रहा है। तो बोला गया क्या, इस 9 पॉइंट समथिंग रुपीस हो रहा है, तो आप क्या करो, इस 100 रुपये में से 10वां भाग, मतलब 90 दशमलव कुछ पैसा आप किसको दे दो, अंग्रेज को दे दो, और 9 रुपया कुछ पैसा आप क्या करो, अपने पास रखो। इसी को बोला गया कि निर्धारित भू राजस्व का 10/11वां भाग आप किसको दोगे, अंग्रेजों के पास जमा करोगे, और 1/11वां भाग अपने पास रखोगे। और अतिरिक्त आय होता है, अतिरिक्त आय यदि होता है, अतिरिक्त आय होता है, तो वह जमींदारों की होगी। तो वह किसकी होगी, जमींदारों की होगी। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, इस अतिरिक्त आय की वजह से ना जमींदारों के द्वारा और शोषण किया जाने लगा। मतलब बोल दिया गया था कि भाई तुमको यहाँ से 100 रुपया वसूलना है, तो 100 रुपया तो ये वसूलता था ही, प्लस यदि 100 रुपया से ज़्यादा वसूल रहा है, अतिरिक्त आय हो रहा है, तो ये किसका होगा, तो ये होगा जमींदारों का। तो जमींदारों ना इस सिस्टम में, इस सिस्टम के तहत जमींदारों ने ना किसानों पर अत्यधिक शोषण करना चालू किया, बहुत ज़्यादा शोषण किए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वजह से क्या किया गया था, किया गया। ठीक, दूसरी तरफ तो ये क्या था, कर की दर का निर्धारण अनुभव और मनमाने ढंग के आधार पर किया गया था। अलग अलग दरें निर्धारित की गई थी जगह जगह के लिए, और जो भी निर्धारित था उसमें से 10/11वां भाग अंग्रेजों को देना होता था और 1/11वां भाग अपने पास रखना होता था। बोल दिया गया था भी अतिरिक्त आय होती है तो वो तुम्हारी ही करके, जिसके वजह से किसानों का शोषण और ज़्यादा बढ़ा। अब आता है संकट की स्थिति। तो संकट की स्थिति में क्या था,
जैसे अकाल सूखा पड़ता है, अकाल सूखा की स्थिति में क्या था, तो संकट मीन्स क्या, अकाल सूखा की स्थिति में प्रावधान क्या था। तो याद रखिएगा मूल कानून में क्या था, मूल कानून में क्या था, राहत का प्रावधान था, राहत का प्रावधान था, परंतु व्यवहार में इसको लागू नहीं किया गया, परंतु व्यवहार में लागू नहीं हुआ। याद रखिएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, राहत का प्रावधान था परंतु व्यवहार में लागू नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो पॉइंट था अवधारणा, जिसके अंतर्गत समझौता मालिकाना हक को हमने समझा किसके पास था, जमींदारों से किया गया, उन्हीं को भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया, उन्हीं को सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया, और इनके साथ जो किया गया समझौता, बोला गया कि तुम्हारा जो जमींदारी का हक है ये वंशानुगत और स्थानांतरित दोनों है। सशर्त किया गया, बोला गया सूर्यास्त कानून के तहत कि एक निश्चित दिन में सूर्यास्त से पहले यदि जमीन तुम राजस्व जमा नहीं कर रहे हो तो तुमसे तुम्हारी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो यही स्थानांतरण हुआ, अगर जमा नहीं करोगे तो स्थानांतरण हो जाएगा, छीन लेंगे, और अगर कर दिए तो वंशानुगत बना रहेगा। और क्या बोला गया, कर की दर अनुभव एवं मनमाने ढंग से निर्धारित कर दिया गया, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई, और जितना भी निर्धारण किया गया बोला गया उसका 10/11 पार्ट हमको दे देना, एक पार्ट को तुम रख लेना। साथ में जो राहत की स्थिति, राहत का प्रावधान किया गया संकट के समय, यदि अकाल आता है, सूखा आता है तो राजस्व नहीं वसूला जाएगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये लागू नहीं किया गया। अब बात आता है कि भाई ये तो हमने देख लिया, बोला गया कि इसको लागू क्यों किया गया। ठीक है, क्लास हमारा जो चलता है ना, इसमें प्री और मेंस दोनों को हम कवर करते हैं। ठीक है, प्री और मेंस को पढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, तब आप लिख पाओगे आंसर मेंस में, अदरवाइज दिक्कत होगा एग्जाम निकालने में। तो यहाँ बात आता है अब कि क्यों लागू किया गया। तो इसके ना मेजर 2 कारण थे। इस समय क्या था, अंग्रेज जो थे निरंतर क्या कर रहे थे, युद्ध में क्या थे, युद्ध कर रहे थे। अंग्रेज निरंतर क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और युद्ध के दौरान इनको 2 चीजों की आवश्यकता थी। एक तो आवश्यकता थी धन की, किसकी आवश्यकता थी, कि स्थायी रूप से धन की प्राप्ति होती रहे, धन की प्राप्ति स्थायी रूप से होती रहे। तो स्थायी रूप से धन की प्राप्ति होते रहे, ये इनको चाहिए था कि युद्ध में भाई खर्चा होता है, तो निरंतर उनको क्या चाहिए था, स्थायी रूप से आवक चाहिए था धन का। दूसरा, इस युद्ध के क्रम में इनको क्या करना पड़ रहा था, विद्रोह का सामना करना पड़ता था, विद्रोह का सामना करना पड़ता था। तो इस विद्रोह का सामना करने के लिए इनको महसूस हुआ एक मजबूत भारतीय वर्ग की, एक मजबूत भारतीय वर्ग की जिसका भारतीय समाज में प्रभाव रहे, भारतीय समाज में प्रभाव रहे, और जिनका हित अंग्रेजों से जुड़ा हो, हित अंग्रेजों से जुड़ा हो। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई अंग्रेजों इस समय क्या थे, 17वीं या 18वीं शताब्दी में बोला जाता है कि ब्रिटिश जो थे निरंतर युद्ध में क्या थे, संलग्न थे, साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो इस साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो युद्ध लड़ रहे थे, तो युद्ध के लिए इनको स्थायी रूप से धन की आवश्यकता थी, आवक बना रहे, और दूसरी ओर युद्ध के दौरान विद्रोह का सामना करना पड़ता था। तो इनको अपनी सहायता के लिए, ये जो मजबूत भारतीय वर्ग को क्या था, इनकी सहायता के लिए आवश्यकता थी। इनको सहायता के लिए आप यहां लिख सकते हो, इसको सहायता के लिए मजबूत भारतीय वर्ग की आवश्यकता थी, जिनका भारतीय समाज प्रभाव रहे और क्या हो, उनका हित भी ब्रिटेन के साथ जुड़ा रहे, ब्रिटिशों के साथ उनका हित जुड़ा रहे। तो ये निकल के आए कौन, जमींदार। कौन साबित हुए इस पे, जमींदार। तो जमींदारी एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ कि जिनका हित ब्रिटों के साथ जुड़ा था और जिनका भारतीय समाज में क्या था, प्रभाव भी था अच्छा खासा, और जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की मदद की। तो ये जमींदार वर्ग ही था जो चाहता था कि ब्रिटिश ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बना रहे, ताकि इनका फ़ायदा होते रहे, ये किसानों का शोषण करते रहे और साथ में क्या होता रहे, अपना मस्त मजे पे रहते रहे,
है ना। इसीलिए यही कारण है कि इस जमींदारों ने कभी भी ब्रिटिशों का विरोध नहीं किया, हमेशा उनका सहायता प्रदान किया, है ना। तो जमींदारी वर्ग बड़ा खतरनाक था। स्वतंत्रता के बाद इनके उन्मूलन का कार्य किया गया, है ना। इसीलिए आप देखोगे कि चकबंदी, हथबंदी ये सब लागू किया गया भू सुधार कानून के तहत 52 में, है ना, 51-52 में। लेकिन कायदे से देखा जाए तो नहीं हो पाया। आज भी हमारे क्षेत्र में ये जो पूरा बेल्ट है छत्तीसगढ़ का या पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, इस सभी क्षेत्रों में जमींदारों की भरमार है। माल गुजार बोला जाता है, आज भी लाभ फेमस है। हालांकि संवैधानिक दृष्टि से खत्म हो चुके हैं औपचारिक रूप से, लेकिन अनौपचारिक रूप से आज भी समाज में ये बले हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कारण था जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को लागू किया, स्थायी बंदोबस्त को। अब बात आता है कि भाई परिणाम इसका क्या आया। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ क्या, किसान। तो मैं आपको फिर से बताया, किसान बोल रहा हूं मैं। इसमें कौन कौन सा लिप्त है, एक तरफ सरकार सम्मिलित है, दूसरी तरफ कौन है, जमींदार है, और एक तरफ कौन है, किसान है। तो किसान को अपन अलग से पढ़ेंगे, किसानों पर भू राजस्व नीति का प्रभाव, ऐसे करके उसको पढ़ेंगे हम लोग। अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि जमींदारी का प्रभाव क्या हुआ, रैयतवाड़ी का क्या हुआ, महलवारी का क्या हुआ, ऐसे नहीं। ऑल ओवर पढ़ेंगे कि किसानों पर भू राजस्व नीति का क्या प्रभाव हुआ। तो बोलेंगे उसकी स्थिति दयनीय हो गई, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया, और कृषि का क्या हुआ, वाणिज्यिकरण चालू हुआ। और कृषि के वाणिज्यिकरण के कारण ही क्या हुआ, कच्चे माल की कमी हुई उद्योगों के, और अन्य कारणों के साथ ये क्या बना, विऔद्योगीकरण या उद्योगों के पतन का कारण बना। ऐसा करके हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सरकार को इससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव। यही चीज हम इसमें भी देखेंगे, एक नेगेटिव इफेक्ट और एक पॉजिटिव। सरकार को परिणाम रूप में क्या हुआ, जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में सफल रहे, उद्देश्य में क्या रहे, सफल हुए। तो कैसे सफल हुए, तो निश्चित आवक, स्थायी रूप से धन आने लगा, स्थायी रूप से क्या हुआ, धन आने लगा, ठीक है भाई, धन आने लगा, इनको चाहिए था धन। और साथ में इनको क्या हुआ, इनकी सहायता के लिए एक वर्ग तैयार हुआ जमींदार के रूप में। जमींदार के रूप में क्या हुआ, भारतीय वर्ग एक तैयार हुआ जमींदार के रूप में। भारतीय वर्ग इनको मिला सहायता के लिए, ठीक है, ठीक। ये दोनों तो पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव क्या था, तो नेगेटिव ये था कि अतिरिक्त आय होने पर इनको कुछ नहीं मिलता था। अतिरिक्त आय होने पर अंग्रेजों को नहीं मिलता था, अंग्रेजों को नहीं मिलता था। मैं बताया था अभी कि भाई कर की दर निर्धारित कर दी गई थी और बोला गया था कि यदि अतिरिक्त आय होती है तो वो आपकी है, जिसके कारण जमींदारों ने और क्या किया, शोषण किया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट, ये नेगेटिव इफेक्ट, ठीक। अब आता है जमींदारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो बोला गया कि भाई ये जो सूर्यास्त कानून था ना, इस सूर्यास्त कानून के कारण शुरुआत के डेढ़ दशकों में आधे से अधिक जमींदारों की जमींदारी छीन गई, है ना। क्या बोला जाए, आधे से अधिक जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। अधिक जमींदारों की, आगे लिख लीजिएगा आप लोग, क्या बोल रहा हूं, शुरुआत के 1.5 दशकों में आधे से अधिक जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। क्यों, क्योंकि ये जमा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा, लेकिन अंततः यह व्यवस्था जमींदारों के लिए क्या रहा, अंततः इस व्यवस्था से, ऐसा लिख लेगा, अंततः, है ना, अंततः इस व्यवस्था से जमींदारों को लाभ हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि एक तो सामुदायिक संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति का मालिकाना हक भी उनको प्राप्त था, और दूसरी तरफ अतिरिक्त आय होने पर वह किसकी होती थी,
तो जमींदारी को मैं क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव इफेक्ट तो देख लिए, और इनके में पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है कि अंततः इनको क्या हुआ, लाभ हुआ जमींदारों को, अंततः लाभ। क्यों? क्योंकि एक तो इनको सार्वजनिक संपत्ति का भी मालिकाना प्रदान था, प्राप्त था, दूसरी तरफ भूमि का तो था ही, लेकिन उसके साथ सार्वजनिक, चलो भूमि को भी लिख लो, भूमि के साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति का मालिकाना हक इनको क्या था, प्राप्त था। और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि भाई अतिरिक्त आय होने पर, ये जो अतिरिक्त आय होता था, इस अतिरिक्त आय के होने पर, अतिरिक्त आय होने पर इनको अंग्रेजों को नहीं देना पड़ता था। तो इस अतिरिक्त आय के कारण क्या हुआ, इनको यह प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो अतिरिक्त आय होने के कारण यह पैसा इन्हीं का होता था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जमींदारों को अंततः इससे क्या हुआ, लाभ हुआ। और इस तरीके से यह कंप्लीट होता है हमारा क्या, स्थायी बंदोबस्त। बात क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को साथ में एक ही वीडियो में बनाएं, अगर लंबा नहीं हुआ तो। काहे कि पहला मेन था, अगर पहला आप समझ गए कॉन्सेप्चुअल के थ्रू, तब आपको दूसरा और तीसरा आसानी से समझ आएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचा हुआ रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को भी आपके लिए लेकर आऊँगा, बढ़िया से समझा के उसको क्लियर करेंगे।